Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study political science. Chapter number 3, election and representation. Dear students, we will complete this chapter in two parts. This one is the first part. So election and representation. Let's start introduction. कि भाई यहाँ पर बात आती है इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, पहले ये जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहे गए हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन को लेकर के और उसके बेस के ऊपर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कैसे आएंगे, उसके बारे में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और भी साथ में इस चीज़ का भी इसमें फोकस करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन का मेथड है वो क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, और एक निष्पक्ष मशीनरी, इम्पार्शियल मशीनरी के थ्रू जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो इलेक्शन की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसने दिया इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। तो भाई इलेक्शन और डेमोक्रेसी डेफिनेटली बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहां पर ही करा है कि सिंपल क्वेश्चन जो इसके ऊपर है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो हेरिडेटरी तो है नहीं। ऑब्वियसली इलेक्ट होगा, और इलेक्ट किसके थ्रू किया जाएगा? इलेक्शन के थ्रू किया जाएगा। तो यहां पर ये है कि डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, यानी बिना इलेक्शन के आप डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट कर सकते हैं? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। और सेकंड क्या है, कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? और डेमोक्रेसी नहीं है और वहां पर इलेक्शन हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्हीं के पास में मेन पावर्स रहती है, एंड ऑल द इलेक्टेड लीडर्स टेकन ऑल द मेजर डिसीजन। तो अगर डेमोक्रेसी नहीं है और आप इलेक्शन करा रहे हैं तो इसका मतलब वो जो लीडर्स हैं उनके पास में एप्रोप्रिएट पावर नहीं है जिसके बेस के ऊपर वो अपने खुद के सेल्फ डिसीजन ले सके। तो मॉडर्न पीरियड इज कंसिडर्ड एज द एज ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंश्योर्ड एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो मॉडर्न पीरियड को माना ही जाता है डेमोक्रेसी का पीरियड, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर अपन सिंपल कहें कि अधिकतर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं, ज्यादातर कंट्रीज सभी क्या हो चुके हैं? डेमोक्रेटिक हो चुके हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मानी जाती है, लोगों का पार्टिसिपेशन एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, किसी भी लेवल के इलेक्शन होंगे उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंसी रखता है। तो अब्राहम लिंकन अब डेमोक्रेसी को लेकर के वैसे तो अलग अलग फिलोसफर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो सबसे चर्चित डेफिनेशन है वो है अब्राहम लिंकन की कि डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये एक जनरल डेफिनेशन है। तो यहां पर ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी को हमने दो पार्ट के अंदर डिफाइन किया है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और साथ में ही क्या कह रहा है कि इलेक्शन हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सबसे विजिबल सिंबल के रूप में इलेक्शन को माना जाता है, क्या यानी बिना इलेक्शन के डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो यहां पर हम
जो डेमोक्रेसी है हमारी दो पार्ट के अंदर, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट होता है, रोजमर्रा के जो डिसीजन प्रोसेस है उसके अंदर भी, गवर्नमेंट को चलाने के अंदर भी। द एंशिएंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल दिया ग्रीस का, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन के अंदर सारे लोगों की राय ली जाती है और सब लोग मिलकर के उसके बारे में अपना डिसीजन लेते हैं। तो एंशिएंट टाइम के अंदर ये जो सिस्टम था काफी प्रोमिनेंट था। रीजन था कि पहले जो कंट्री थे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थे, पॉपुलेशन लोगों की कम थी, तो सब लोग एक जगह बैठ करके अपने डिसीजन दे सकते थे। लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां पर कि डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल, यानी 1, 2, 5, 10, 20 हजार कोई लोग डिसीजन नहीं ले रहे, करोड़ों लोग मिलकर के उसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाता है। तो दैट इज वाई रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन थी रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी की जो पहचान मानी जाती है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि रूल किसके थ्रू किया जाता है, पीपल के थ्रू किया जाता है, यानी पीपल ही डिसाइड करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी रूल कौन करेगा, जो पब्लिक के थ्रू चूज होकर के इलेक्ट होकर के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं वो पब्लिक की इच्छाओं के अनुसार रूल करेंगे, वो लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। तो इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव who in turn are actively involved in governing and administrating the country। तो अब जो बात आ रही है, यानी ये जो ऊपर वाली चीज थी उसके अंदर तो लाखों करोड़ों लोग सब एक साथ तो बैठ नहीं सकते थे, तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वो तो एक छोटे से पार्ट के लिए सूटेबल था, लेकिन एक बड़े कंट्री के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं थी क्योंकि लाखों करोड़ों लोग एक साथ डिसीजन ले, तो वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते थे। तो यानी ये बात कर रहे हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि जो पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, गवर्न करने के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन करने के अंदर, कंट्री को कैसे चलाया जाए, कैसे उसको एडमिन किया जाए, उसके अंदर सक्रिय रूप से एक तरह से भाग लेते हैं। तो दिस मेथड फॉलोड टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड टू एज इलेक्शन। यानी अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, तो इस मेथड को, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, इलेक्शन का नाम दिया गया है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर द पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट दे पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव who act in accordance with the wishes of the people। तो जो मैंने पहले बताया आपको वही चीज है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि किसके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होकर के आए हैं उनके थ्रू पार्टिसिपेट किया जाता है और वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पब्लिक की अकॉर्डेंस, उनकी इच्छाओं के अनुसार ही रूल करते हैं। तो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम एक्सप्लेन सम यूनिक फीचर। तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जॉइंट इलेक्टोरेट, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, सीक्रेट बैलेट सिस्टम, इलेक्शन पिटिशन एटसेट्रा। ये हमारे कुछ यूनिक फीचर्स हैं इलेक्शन सिस्टम के। अब इलेक्शन सिस्टम इंडिया के अंदर क्या है, तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, हमारा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को रन किया जाता है और जो हेड ऑफ द सिस्टम है इज द हेड ऑफ द सिस्टम
इज कमिटमेंट टू होल्ड रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी जो सिस्टम का हेड है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो फ्री और फेयर तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस का मतलब आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इलेक्शन हेल्ड कराए। तो इलेक्शन इन इंडिया आर इवेंट्स इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एन अमेजिंग स्केल। तो एक इंडिया के अंदर इलेक्शन को तो एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, राजनीतिक गोलबंदियां, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने चुनाव प्रचार करती है और एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर इसको हेल्ड किया जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारा द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो आगे चले वही जीते। तो इसलिए एग्जांपल दिया कि 1984 के इलेक्शन का। तो 1984 के अंदर हमारे कंट्री के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन हुए थे और उनमें से 415 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी को कांग्रेस ने जीता था। यानी कांग्रेस करीब 80% सीट जीत पाई थी। और इस टाइप की जो विक्ट्री हुई थी लोकसभा के अंदर पहले कभी किसी पार्टी की नहीं हुई थी, क्योंकि करीब करीब 4/5 सीट को इसलिए ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि भाई 80% जो वोटर थे, पब्लिक है, उन्होंने कांग्रेस को पसंद किया या वोट दिया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। यहां पर ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को उस समय पर जो वोट का प्रोपोर्शन था वो केवल कितना था? उसके पास से 48% हुआ था। यानी उसने केवल 48% वोट गेन किए थे। अब 48% वोट किसके गेन किए थे उसने? सारे लोगों के नहीं, जिन लोगों ने वोट किया है, इलेक्शन में जाकर के अपना वोट डाला है, उसका 48% कांग्रेस को मिला था, जो कि उनके कैंडिडेट के फेवर में गया था कांग्रेस पार्टी की। और फिर भी पार्टी है जो 80% वोट जीत गई। तो यहां पर ये कह रहा है कि अब दूसरी पार्टी की हम बात करें कि जो बीजेपी है, उस इलेक्शन के अंदर उसको केवल 7.4% उसका वोट शेयर था। यानी जितने लोग वोट डालने आए थे उनमें से 7.4% लोगों ने बीजेपी के फेवर के अंदर अपना वोट दिया था। और बीजेपी को सीटें कितनी मिली थी? केवल 1। तो कांग्रेस पार्टी एक ग्रेटर शेयर से अपनी सीटों को जीती थी। जितना उसको वोट का शेयर नहीं मिला था, उससे ज्यादा उसको सीटें उसके अंदर मिली थी। बिकॉज इन मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच इट्स कैंडिडेट वॉन, दे सिक्योर्ड लेस देन 50% ऑफ द वोट। क्यों जीती थी? क्योंकि अधिकतर जो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां पर कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर जीत करके आए थे, उनको 50% से भी कम वोट मिले थे। So if there are several candidates, the winning candidate often gets much less than 50% of the votes. The votes that go to all the losing candidate go west for those candidates or parties get no seat from those votes. तो वो लोग केवल 50% वोट ले पाए थे। तो यहां पर कह रहा है कि अगर कई सारे कैंडिडेट जो कि में से जो विनिंग कैंडिडेट है गेट्स मच लेस देन 50% ऑफ वोट, यानी जो विनिंग कैंडिडेट को 50% से कम वोट मिला, तो यानी जो अधिकतर जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको जो वोट मिले, जो वोट डाले गए हैं, उनके अंदर से उनके वोट क्या हो गए? बेकार हो गए, वेस्ट हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ये कह रहा है कि सपोज ए पार्टी गेट्स ओनली 25% ऑफ द वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसको 25% वोट मिला है किसी भी पार्टी को। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, बट एवरीवन एज गेट्स इवन लेस वोट्स। लेकिन एक जो उस पार्टी को 25% वोट मिला है, अदर्स जो कैंडिडेट है उसके ओपोनेंट, उनको उससे कम वोट शेयर मिला है। तो
तो इन दैट केस द पार्टी कुड विन ऑल द सीट्स विद ओनली 25% ऑफ वोट और इवन लेस। तो उस कंडीशन के अंदर जिस पार्टी को 25% वोट या उससे कम मिला वो भी जीत जाएगी, क्योंकि दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको उससे कम वोट मिला है। तो इसका मतलब जो था आपका द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो आगे चले वो जीते, यानी जिसके पास भी ज्यादा वोट आ जाएंगे वो पर्सन विनिंग कैंडिडेट इलेक्टेड होगा। तो दिस हैपेंड बिकॉज इन अवर कंट्री वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कौन सा FPTP सिस्टम को फॉलो किया है। अब इस सिस्टम की खास बातें क्या है, क्या नहीं, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में क्या है, पूरे कंट्री को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया है। यानी जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन होंगे, वो जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल इलेक्शन आपका 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होगा। केवल उस कंडीशन के अंदर कि अगर कोई कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या फिर इलेक्शन कमीशन उसको पोस्टपोन कर देता है, वो एक एक्सेप्शनल एरिया है, अदरवाइज पूरा वोट आपका 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होगा। और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट चूज होकर के आएगा, यानी टोटल कैंडिडेट कितने चूज होकर आएंगे, 543। The candidate who secures the highest number of votes in that constituency is declared elected। अब जिस कैंडिडेट को जितने सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो कैंडिडेट क्या डिक्लेयर हो जाएगा, इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएगा, यानी वो जीता हुआ कैंडिडेट है, उसको पब्लिक ने चूज किया है, चाहे उसको वोट शेयर कुछ भी मिला हो। जिसके पास जितने ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा वोट होंगे वो सिंपली जीत जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस सिस्टम whoever has more votes than all other candidates is declared elected। तो द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ द वोट, यानी जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसके लिए जरूरी नहीं कि वो मेजोरिटी ऑफ वोट, मेजोरिटी ऑफ वोट का मतलब यानी 50+1, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो वोट डाले गए हैं उनके अंदर, डाले हुए वोटों के अंदर से अगर उस पर्सन के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स आते हैं, चाहे एक वोट ही ज्यादा आए, तो भी उसको विनिंग डिक्लेयर करा जाएगा। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो आगे चलेगा वही जीतेगा। और इस सिस्टम को प्लूरलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द, और ये जो मेथड है हमारा, उसको किसने प्रिस्क्राइब किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है। अब अपन दूसरे मेथड की भी बात कर लेते हैं। दूसरा मेथड जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। हालांकि हमारे कंट्री के अंदर केवल एक लिमिटेड स्केल के ऊपर इसको फॉलो किया जाता है, लेकिन अदर्स कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या कहता है कि जैसे इसलिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे इजराइल का, नेदरलैंड का, अर्जेंटीना का, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को भी हम दो पार्ट के अंदर दो तरह से इसको समझेंगे। ये भी दो तरह से डेवलप होता है। तो इजराइल के अंदर ये बताता है कि इजराइल वंस द वोट्स आर काउंटेड ईच पार्टी अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स। तो इजराइल के इसलिए एग्जांपल दिया कि एक बार जब वोट काउंट किए लिए जाते हैं तो उसके अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये कैसे डिसाइड होता है, उसके वोट शेयर के बेस के ऊपर, यानी उस पार्टी को जितना % वोट शेयर मिला है उतनी ही उस पार्टी की सीट्स पार्लियामेंट के अंदर होगी। यह है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये आखिर में होता कैसे है, तो इसके अंदर कह रहा है कि ईच पार्टी फिल्स इट्स क्वाटा और सीट्स बाय पिकिंग दोज मैनी ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम ए प्रेफरेंस लिस्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शन। अब हर एक पार्टी को अपनी अपनी सीट्स जो उसका कोटा है नॉमिनीज का दे दिया जाता है, और उस पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपने कैंडिडेट की प्रेफरेंस लिस्ट पहले से ही इलेक्शन के सामने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर कर देते हैं या इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर देते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी इसी को क्या
कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। शॉर्ट के अंदर हम बात करें तो यानी पीआर सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स, यानी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, जितने उसको वोट शेयर के अंदर मिला है उसी प्रोपोर्शन के अंदर उसको सीट्स उस वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर, जो उस कंट्री की पार्लियामेंट है वहाँ पर अलॉटेड कर दी जाती हैं। अब ये जो पीआर सिस्टम है इसके भी दो वेरिएशन है। एक तो मैंने अभी आपको बताया, एक तो इजराइल वाला सिस्टम चलेगा और एक है अपना अर्जेंटीना वाला। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इजराइल और नेदरलैंड के सिस्टम की। तो जैसे कि इजराइल और नेदरलैंड में द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है और हर पार्टी की सीट्स उसके शेयर ऑफ वोट्स के हिसाब से अलॉट कर दी जाती है। नेशनल इलेक्शन के अंदर जिस पार्टी को जितने वोट परसेंट मिला है उसी वोट परसेंट के अकॉर्डिंग उस पार्टी को सीट्स अलॉट कर दी जाती है। द अदर में, और दूसरा मेथड क्या है आपका, द अदर मेथड इज व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एज इन अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल। तो यहां पर अर्जेंटीना और पोर्टुगल के अंदर क्या है कि पूरा कंट्री जो है उसको कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज्यादा मेंबर भी चूज होकर के आ सकते हैं। ईच पार्टी प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी लिस्ट प्रिपेयर करती है। डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यह डिपेंड इस चीज के ऊपर करता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। तो इन बोथ दीज वेरिएशन वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर ए पार्टी एंड नॉट ए कैंडिडेट। तो यानी इस सिस्टम के अंदर जो वोटर है वो किसको वोट कर रहा है, कैंडिडेट को वोट नहीं करता, वो पार्टी को वोट देता है, दोनों ही प्रोपोर्शन में। द सीट्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय ए पार्टी, और सीट्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो उस पार्टी को जितने परसेंट पोल मिला है, जितने परसेंट उसका वोट मिला है, उसको उस बेसिस के ऊपर उसको सीट डिक्लेयर अलॉटेड कर दी जाती है। तो इस प्रकार रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड एंड डू बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी, यानी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पार्टी के भी लोग चूज होकर के आ सकते हैं। अब हम जो हमारे इंडिया के अंदर हम बात करें, हमारे इंडिया के अंदर भी हमने पीआर सिस्टम को लागू किया है, लेकिन पीआर सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये हमारे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के लिए नहीं है। ये जो पीआर सिस्टम है हमने हमारे राज्यसभा के इलेक्शन के लिए इंप्लीमेंट किया है। यानी इंडिया वी हैव अडॉप्टेड पीआर सिस्टम ऑन ए लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। The Constitution prescribed a third and complex variation of PR system for the election of the President, Vice President and for the election to the Rajya Sabha and विधान परिषद। यानी हमारे यहाँ पर जो PR सिस्टम है, जो थर्ड वेरिएशन है इसका, वो हमने अडॉप्ट किया है किस किस के लिए, अगर प्रेसिडेंट का हमें इलेक्शन करना हो, अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना हो, हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करना हो, या विधान परिषद जो कि केवल हमारे कुछ ही स्टेट्स के अंदर है उसके मेंबर्स को इलेक्ट करना हो, तो उसके अंदर हमने पीआर सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो हम बात करें कि भाई एफपीटीपी और पीआर सिस्टम जो है इलेक्शन का, उसका कंपैरिजन करें, तो दीज इलेक्शन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये इलेक्शन क्या बताते हैं, गवर्नमेंट आपकी कैसे कंपोज होगी, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं वो कैसे बनेंगे, कौन उसके अंदर चूज होकर के आएगा, द स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे चूज होगी, प्रेसिडेंसी, वाइस प्रेसिडेंसी, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन इसके थ्रू किया है। तो इलेक्शन इन इंडिया आर इवेंट्स इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एन अमेजिंग स्केल, जो मैंने पहले ही कहा आपको, एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर इसको एंजॉय किया जाता है। तो
अब हम सबसे पहले बता रहे हैं आपको FPTP सिस्टम। अब इसके अंदर जो पूरा कंट्री है हमारा, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और उस ज्योग्राफिकल एरिया से पर्टिकुलर एक कैंडिडेट इलेक्ट होकर के आता है। तो उस एरिया को बेटा क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर डिस्ट्रिक्ट। जनरली डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बोलते, कॉन्स्टिट्यूएंसी ही कहते हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट अगर छोटा है तो उस बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया इंक्रीज हो जाता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां से एक कैंडिडेट चूज होकर के आएगा। वोटर्स किसको वोट करेगा? कैंडिडेट को वोट देता है। तो ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, तो एक पार्टी को लेजिस्लेचर में जो उसको वोट मिला है उससे भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यानी अगर उसको वोट मिला है 30%, तो ऐसा नहीं है कि उसको एज उसके प्रोपोर्शन के अंदर सीटें मिलेगी, वो उससे ज्यादा भी सीटें जीत करके आ सकता है। तो कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी, यानी जो जीता है जरूरी नहीं उसको 51% वोट मिले, जैसे कि, और इसका एग्जांपल है इस सिस्टम को किन कंट्रीज के अंदर अडॉप्ट किया गया है? यूनाइटेड किंगडम और इंडिया जैसे कंट्री के अंदर हमने इसको अडॉप्ट किया है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर जो जितने भी पूरा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है उसको क्या मान लिया जाता है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है, और या फिर कह सकते हैं पूरे कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आ सकते हैं। वोटर्स उधर तो कैंडिडेट को वोट कर रहा है, यहां पर वोटर्स किसको वोट कर रहा है? पार्टी को वोट करता है। एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, यानी उसको उसके रेशो के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से लेजिस्लेचर के अंदर सीट अलॉट कर दी जाती है। और जिसको मेजोरिटी मिलती है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट, यानी जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे वही है जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा। इसका एग्जांपल है इजराइल और नेदरलैंड। अब हम इंडिया की बात करें कि पीआर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया, तो स्पेशली यानी पीआर सिस्टम जो है राज्यसभा इलेक्शन के अंदर वर्क करता है। राज्यसभा का मैं एक तरह से आपको एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ। थर्ड वेरिएंट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STVV इसको कहा जाता है। तो एवरी स्टेट हैज ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, यानी पहले इलेक्शन से पहले पूरे कंट्री के अंदर, जैसे राज्यसभा के जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो पूरे कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर राज्यसभा की सीटें डिक्लेयर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर दी गई हैं। अब द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यानी अब जैसे राजस्थान के अंदर हमें मेंबर्स को इलेक्ट करना है, तो राजस्थान की पीपल्स उसके अंदर वोट नहीं करेंगे। जो MLAs है जिनको कि हमने चूज करा, रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसके अंदर वोट डालेंगे। सेम चीज अगर महाराष्ट्र के लिए चूज करें तो महाराष्ट्र के MLA उसके अंदर वोट अपना कास्ट करेंगे, महाराष्ट्र के लोग वोट नहीं डालेंगे, कॉमन पीपल उसके अंदर वोट नहीं डालेगा। जो MLAs है वो उसके अंदर वोट डालते हैं। तो यहाँ पर क्या, रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उसके अंदर वोट डालते हैं। द वोटर्स आर अब जो वोटर्स यानी MLA होते हैं, एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू हर और हिज प्रेफरेंस। अब इसके अंदर वो एक से ज़्यादा वोट अपनी रैंक के हिसाब से, कैंडिडेट की प्रेफरेंस के हिसाब से अपना वोट डिक्लेयर करता है। टू बी डिक्लेयर द विनर ए कैंडिडेट बट सिक्योर ए मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, यानी जो फिक्स कोटा है वोट का वो उसको सिक्योर करना पड़ेगा, और उसको हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे हम हमारे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर टोटल वोट्स पोल्ड यानी कितने सीट्स हैं, MLA कितने हैं, भाई जैसे हमारे राजस्थान के अंदर 200 MLAs हैं। अब 200 MLA टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, कितने इलेक्ट होकर के आएंगे कि भाई 4 मेंबर्स इलेक्ट होकर के जा रहे हैं। तो 4 + 1 यानी 5 हो गए, यानी 200/5 कितना हुआ 40 + 1 यानी 41। यानी राज्यसभा का इलेक्शन कौन जीतेगा? जिस कैंडिडेट को 41 वोट्स एक MLA के मिलेंगे वो कैंडिडेट क्या करेगा? इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाएगा। अब
इंडिया के अंदर बात आती है कि भाई एफटीपी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सक्सेस है, बहुत सिंपल है, इसलिए इसको अडॉप्ट किया। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर हु मे हैव नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। यह पूरा सिस्टम यानी इतना सिंपल है कि कोई भी पर्सन इसको समझ सकता है, जिसको कि पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल नॉलेज भी नहीं हो वो भी इसको समझ जाएगा। भाई जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, सीधी सी बात है, सिंपल सा है, इसलिए इसको बहुत सिंपल वाला है। तो एक क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन के समय के ऊपर लोगों के पास में क्लियर चॉइस सामने आती है। वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स ए कैंडिडेट और ए पार्टी व्हाइल वोटिंग, यानी केवल वो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है वोटर कि भाई मैं इस पार्टी को चूज करना चाहता हूं या इस कैंडिडेट को चूज करना चाहता हूं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, वोटर्स में ईदर गिव ग्रेटर इंपोर्टेंस टू द पार्टी और टू द कैंडिडेट और बैलेंस द टू। तो वास्तविक पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर हम बात करें तो वोटर के पास में एक चॉइस है कि वो पार्टी को भी चूज कर सकता है, कैंडिडेट को भी चूज कर सकता है, या फिर दोनों के अंदर अपना बैलेंस भी मेंटेन कर सकता है। तो द एफपीटीपी सिस्टम ऑफर्स वोटर्स ए चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट, यानी ये सिस्टम है जो केवल पार्टीज के अंदर चॉइस प्रोवाइड नहीं करता बल्कि कैंडिडेट को भी आप अपने तरीके से चूज कर सकते हैं। In constituency based system like the FPTP, the voters know who their own representative, यानी इसके अंदर वोटर जानता है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, किसके थ्रू गवर्नमेंट को होल्ड किया जाएगा और कौन पर्सन उनके लिए अकाउंटेबल है। अब पीआर सिस्टम को हम क्यों पसंद नहीं है कि द पीआर सिस्टम बेस्ड इलेक्शन में नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग ए स्टेबल गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं देता। दिस सिस्टम रिक्वायर्ड दैट द एग्जीक्यूटिव हैज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, यानी इसके लिए क्या जरूरी है कि जो यानी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी पार्टी मेजोरिटी में होनी चाहिए। तो द पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस ए क्लियर मेजोरिटी, अब ये क्लियर मेजोरिटी को प्रोड्यूस नहीं करता बिकॉज सीट्स इन द लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ वोट्स, क्योंकि सीट्स किस बेसिस के ऊपर डिवाइड हो रही है, वोट शेयरिंग के बेस के ऊपर डिवाइड हो रही है। तो इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ए पीआर सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ऑन नेशन वाइड पार्टी। तो हमारे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर तो पीआर सिस्टम फिर अगर चालू हो गया तो क्या करेगा कि जितनी भी आपकी कम्युनिटीज हैं वो क्या करेंगी कि अपने अपने तरीके से पार्टी बनाएंगे। तो ये हमारे कंट्री के लिए सिस्टम सूटेबल नहीं है। अब वाई एफपीटीपी सिस्टम, तो ये जो एफपीटीपी सिस्टम है गिव्स द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन सम एक्स्ट्रा बोनस सीट्स मोर देन देयर शेयर वोट्स वुड अलाउ, यानी जनरली आपको जो वोट शेयर मिला है उस वोट शेयर से ज्यादा सीट्स इसके थ्रू एक कैंडिडेट को या एक पार्टी को प्रोवाइड हो सकती है। This system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effective by facilitating the formation of a stable government। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट के लिए ये सिस्टम जरूरी भी ये माना गया है कि जिससे कि सारे फंक्शन गवर्नमेंट के स्मूथली हो जाएं और इफेक्टिव तरीके से हो जाएं और एक कंट्री के अंदर स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए। The FPTP system encourage voters from different social groups to come together to win an election in a locality। अब ये सिस्टम क्या एनकरेज कि सारे वोटर्स को एनकरेज करता है जो कि अलग अलग ग्रुप के आते हैं कि भाई वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, वोट दें जिससे कि वो जीत पाए, यानी किसी एक कैंडिडेट या एक कास्ट ग्रुप को लेकर के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपको सबको साथ में लेकर के इलेक्शन जीतना पड़ेगा। तो द एफपीटीपी सिस्टम हैज प्रूव टू बी सिंपल एंड फेमिलियर, ऑर्डिनरी वोटर के लिए बिल्कुल सिंपल है, फेमिलियर है। इट हैज हेल्प लार्जर पार्टी टू विन क्लियर मेजोरिटी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। जो लार्जर पार्टीज हैं, नेशन वाइड पार्टी हैं, वो अपनी स्टेट लेवल के ऊपर या सेंट्रल लेवल के ऊपर अपनी मेजोरिटी गेन कर सकती हैं। और ये सिस्टम उन पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्करेज करता है दैट गेट्स देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी, यानी जो केवल अपनी कास्ट या अपनी कम्युनिटी के ही वोटों के बेस के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन जीत पाना इससे पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो नॉर्मली द वर्किंग ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम रिजल्ट्स इन ए टू पार्टी सिस्टम, यानी ये एफपीटीपी सिस्टम का रिजल्ट क्या हुआ, एक तरह से टू पार्टी सिस्टम यहां पर डेवलप हुआ है। दिस मीन्स दैट देयर आर टू मेजर कॉम्पिटिटर फॉर द पावर एंड पावर इज ऑफन शेयर्ड बाय दीज टू पार्टीज अल्टरनेटिवली, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि यानी दो मेजर पार्टी उभर करके सामने आती है और वो दो मेजर पार्टी ही पावर में रहती है। पावर में रहने का मतलब यानी पावर का जो शेयर है कभी कोई सी पार्टी जीत के आती है, कभी कोई सी पार्टी, जैसे अपने राजस्थान के अंदर ही हम बात कर लें, जनरली पिछले 20-25-30 साल का जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यानी जो पावर है वो अल्टरनेटिवली क्या हो रही है, शेयर हो रही है। एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टीज और द थर्ड पार्टी टू एंटर द कंपटीशन एंड शेयर पावर, यानी तीसरे पार्टी के लिए, दूसरी पार्टी के लिए पावर के अंदर शेयर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस रेस्पेक्ट में द एक्सपेंस ऑफ एफपीटीपी इन इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई इंडिया के अंदर हम हिसाब से बात करें तो इसका एक्सपेंस अलग है। इंडिपेंडेंस के बाद वी अडॉप्टेड द एफपीटीपी सिस्टम, देयर इमर्ज्ड ए वन पार्टी डोमिनेंस एंड अलोंग विद इट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद में एफपीटीपी सिस्टम को अडॉप्ट किया हमने, तो उस समय पर केवल एक ही पार्टी का डोमिनेंस था और डोमिनेट अलोंग विद इट, तो देयर एग्जिस्ट मेनी, और कई सारी, और उसके आसपास कई सारी छोटी मोटी दूसरी पार्टियां बनी हुई थी, यानी मेन पार्टी जो थी कांग्रेस थी और उसके साथ साथ छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई थी। तो आफ्टर 1989 इंडिया इज विटनेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ द मल्टी पार्टी कोलिशन। अब 1989 के जो इलेक्शन की बात करता है तो उस समय पर नो पार्टी गेन्स द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, देन सेवरल पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कॉलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उस समय पर यह बताता है कि यानी मल्टी पार्टी कॉलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी और उसने अपना कंट्री को रन किया था। तो एट द सेम टाइम ग्रेजुअली इन मैनी स्टेट्स ए टू पार्टी कॉम्पिटिशन इज इमर्जिंग। तो यानी अब कई सारे स्टेट्स के अंदर टू पार्टी कॉम्पिटिशन इमर्ज हुआ, बट द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ द इंडियाज पार्टी सिस्टम इज दैट the rise of coalition has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of the FPTP system। यानी इंडिया के अंदर अब इसका एक्सपीरियंस अलग रहा कि कई सारी छोटी छोटी पार्टियां एफपीटीपी सिस्टम होने के बावजूद भी उस एरिया के अंदर से डेवलप हुई थी और आगे जाकर के उन्होंने अपनी वोट शेयर को बढ़ाया, गवर्नमेंट बनाई और वहां पे या फिर कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का उन्होंने साथ दिया या गवर्नमेंट को उन्होंने शेयर किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, यह आज हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकंड पार्ट को लेंगे। थैंक यू।